हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हमारा जो सिलेबस है वो थियोरेटिकली अगर हम देखें, जैसे हमने क्लास में पढ़ाई दी थी फर्स्ट सेकंड यूनिट और थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा दी है। और फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन भी करा दिया यूट्यूब के माध्यम से, ताकि क्लास में अगर नहीं पढ़ पाया होगा कोई स्टूडेंट तो वीडियो देख लेगा। और जो क्लास में पढ़ चुके हैं अगर उन्हें रिवीजन करना है तो वो वीडियो देख सकते हैं, और जितनी बार भी रिवीजन करना है उतनी बार वीडियो देख सकते हैं। आपको फर्स्ट यूनिट से लेकर फिफ्थ यूनिट तक की मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, आज से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। देखिए, मैंने क्या किया है, मैंने जो अभी फ़िलहाल टारगेट बनाया है वो 5 पेपर्स का बनाया है। ठीक है, यानी कि पिछले 5 पेपर मैं आपको कराऊंगा। वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में आपको शेयर भी कर दिए हैं, पाँचों पेपर जो मैं आपको कराने वाला हूँ। और जब ये पांचों पेपर हो जाएंगे तो फिर हम इससे प्रीवियस वाले पेपर्स पे जाएंगे या न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो हम तभी डिसाइड करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो मैं पेपर लेके आया हूँ आज, ये हमारा बेसिक, पहले क्या होता था, अभी इस साल तो सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। ठीक है, उससे पहले क्या होता था, जो पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 साल के लिए रोक दिया गया था, और उससे पिछले साल जो था इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो वही फर्स्ट ईयर का पेपर जो अभी मैं 2000 आज जो लेकर आया हूँ आपके सामने, 2016-17 का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट पेपर जो लेके आऊँगा, फिर वो 2016-17 का सेकंड सेमेस्टर का पेपर लेके आऊँगा। ठीक है, फिर 2017-18 का जो है फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर 2017-18 का सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, फिर 2018-19 में इलेक्ट्रॉनिक्स को रोक दिया गया था, 1 साल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चलाई गई थी, सिलेबस में नहीं थी। ठीक है, और उसके बाद फिर 2019-20 में जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर जो हुआ था अभी पिछला सेमेस्टर, यानी थर्ड सेमेस्टर, अब क्योंकि सेकेंड ईयर में कर दिया, पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती थी, तो अब सेकेंड ईयर में कर दिया, तो जो लास्ट सेमेस्टर था थर्ड सेमेस्टर और सेमेस्टर, उसका पेपर भी मैंने आपको भेज दिया। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये जो अब हम जो हमारा करंट सेमेस्टर चल रहा है, इससे जो पिछले 5 पेपर हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, अभी हम वो पहले स्टडी करने वाले हैं, वो वाले कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे 5 पेपर पूरे हो जाते हैं उसके बाद हम करेंगे, अगर या तो न्यूमेरिकल्स करेंगे सारी यूनिट्स के, जो भी न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं उस तरह से, या फिर उससे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक है, जो भी होगा उस टाइम पे देखेंगे। पहले फ़िलहाल इन 5 पेपर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, वीडियो को ध्यान से देखते चलना लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए होने वाली हैं ये, क्योंकि एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा इसमें जो अब तक आपने पढ़ा है, और साथ ही साथ मैं पेपर को अच्छे से सॉल्व भी कराऊंगा पूरा, जितना मेरे से हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, जितना मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा सुनते चले जाना है, और अगर नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके जो इस टाइम पे पेपर आएगा उसमें। यानी कि हर पेपर में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं करंट पेपर के लिए, क्योंकि आप खुद ही देखेंगे। देखिए, अभी हम 2016-17 का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर पढ़ रहे हैं, फिर सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ेंगे, फिर 17-18 का फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो आप खुद ही देखेंगे कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, वीडियो को बस ध्यान से देखते चलना है। एक पेपर मैं 3 वीडियो में कंप्लीट करूँगा ये वाला। ठीक है, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में अगर कंप्लीट करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं और पेपर को छोड़ देंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें जो जब उस टाइम पे पेपर आता था तो इसमें क्या होता था, 3 सेक्शंस होते थे। ठीक है, उस टाइम पे 3 सेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 3 सेक्शन में पहला जो सेक्शन है यहाँ पर देख लीजिए आप, वो 10 मार्क्स का दिया हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर वो 2 मार्क्स का दिया हुआ होता है क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 के 10 करने होते हैं आपको, यानी कि 20 मार्क्स का होता है। यानी कि 2-2 नंबर के हमारे कितने क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फिर सेक्शन बी आता है, इसमें हम कितने क्वेश्चन करते हैं, 5 क्वेश्चन करते हैं, 10-10 नंबर के, 50 नंबर के होते थे उस टाइम पे। और जो सेक्शन सी आता है वो भी हमारा क्वेश्चन, उसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, और वो भी 15-15 नंबर के होते हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन में भी सेक्शंस होते हैं, उनमें ऐसा नहीं कि बस 2 ही क्वेश्चन है। जैसे 10th क्वेश्चन दे रखा है तो ABC इसमें दिया हुआ है, फिर 11th क्वेश्चन जो है वो भी ABC करके ऐसे दिया हुआ है, फिर जो 12th क्वेश्चन है वो भी ABC दिया हुआ है। इनमें से कोई से 2 करने हैं, अब 2 तो करने हैं दिए हुए, तो इसमें कितने 3 हैं, तो यानी कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे। ऐसे ही हमारा जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में भी करने 5 है, बट क्वेश्चन कितने दिए हुए हैं, 2 to 9 दिए हुए हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप 8 क्वेश्चन उसमें करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक एक सेक्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे। आज हम जो 2 मार्क्स वाला सेक्शन ए है उसको कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो बड़े ध्यान से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने कुछ भी पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है ना अगर बाकी वीडियोस में, तो आपको इन वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। बट एक बार मैं ये ज़रूर कहूँगा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले
कि आप वो जो मैंने वीडियोस अभी तक अपलोड किए हैं फर्स्ट यूनिट से फिफ्थ यूनिट तक, उनको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उनको नहीं देखेंगे तो फिर क्वेश्चंस में मैं अगर कुछ बताऊंगा कि आप वहाँ पढ़ चुके हैं, मैं यूनिट वाइज भी बताता रहूँगा कि आपने उस यूनिट में पढ़ा है, उस यूनिट में पढ़ा है, उस यूनिट में पढ़ा है, ठीक है। बट फिर भी ज़्यादा बेटर ये होगा कि अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको क्या होगा, आसानी रहेगी समझने में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से बोल दो कि सभी देख लें, ये वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और अपने फ्रेंड से भी बोल देना बाकी। और आप भी अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। चलिए देखिए 2016-17 इवन सेमेस्टर आज हम ऑड सेमेस्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में रहा करती थी इलेक्ट्रॉनिक्स, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से रहा करती थी, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेक्शन ए हम आज कवर करने वाले हैं। सेक्शन ए में देखिए क्या दिया हुआ है। सेक्शन ए में अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स, राइट आंसर ऑफ ईच पार्ट्स इन शॉर्ट। देखिए ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है, 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स के हिसाब से ही एक्सप्लेन करना होता है एग्जाम में, ठीक है। ध्यान से एक तो आप ये वाला जो लाइन नोट लिखा होता है इसको ध्यान से पढ़ लिया करें, क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। यानी कि इसमें हमें 10 क्वेश्चन दिए हैं और 10 के 10 हमें करने हैं अटैम्प्ट, कोई इसमें चॉइस नहीं है, 2-2 नंबर के हैं। अब 2-2 नंबर के हैं तो उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए जैसा कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग में करा चुका हूँ। स्टार्टिंग में कब कराया था मैंने, जब क्लास में आपको यूनिट पढ़ाई थी, तो यूनिट फर्स्ट में ही हमारा ये आता है। और ये मैंने शायद आपको फर्स्ट सेशनल में भी क्वेश्चन दिया था, और शायद क्लास टेस्ट में भी ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ठीक है। क्या करा रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एवलांच एंड जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है। यानी कि जो एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन हमने डायोड में पढ़ा था, उन दोनों ब्रेकडाउन में डिफ्रेंशिएट करवा रहा है, ठीक है। उनमें दोनों में अंतर पूछ रहा है, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, तो 2 मार्क्स में बताना है। तो देखिए सबसे पहले एक मैं आपसे बात बता देता हूँ, जब भी एग्ज़ाम में कोई भी डिफ्रेंशिएट कराए, किसी भी चीज़ में कंपैरिजन कराए, तो आप क्या करेंगे, हमेशा टेबल के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। टेबल के फॉर्म में ही अंतर बताना चाहिए, ज़्यादा इफेक्टिव होता है और नंबर ज़्यादा अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। इस तरह से टेबल बना लेंगे, एक तरफ आप लिख लेंगे जेनर ब्रेकडाउन या एवलांच जो भी लिखेंगे, और दूसरी तरफ लिख लेंगे एवलांच, ठीक है। और ये एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, 2 नंबर का है तो 3 से 4 आप इसमें डिफरेंस बता सकते हैं, सफिशिएंट है, 4 डिफरेंस सफिशिएंट होंगे, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ठीक है, पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। पहला पॉइंट यहाँ लिखेंगे ऐसी, पहला पॉइंट यहाँ लिखेंगे, फिर ऐसे लाइन खींच लेंगे, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ लिखेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ लिखेंगे, इसका यहाँ लाइन खींच लेंगे, इस तरह से कंपेरिजन करना है। तो जो अब मैं इनमें बता रहा हूँ आप नोट करते चलिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इतना लिख कर आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है। वैसे ही आपके पास है, अगर नोट करना चाहते हैं तो आप मुझको सुनकर नोट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो 2-3 बार वीडियो सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस 2-2 नंबर वाले, ठीक है। सबसे पहला तो हमारा एवलांच, ये जो जेनर, मैं जेनर लिया है स्टार्टिंग में मैंने, तो जेनर मैं पहले बताऊंगा, एवलांच के लिए पहले बाद में बोलूँगा, ठीक है। तो जेनर का जो पहला पॉइंट है, सबसे पहले अगर हम देखें तो जेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो हमारा कब होता है, बिटवीन 5 to 8 वोल्ट, यानी कि ये 5 से लेकर 8 वोल्ट के बीच में जेनर ब्रेकडाउन होता है डायोड में, ठीक है। और अगर हम एवलांच ब्रेकडाउन की बात करें तो ये ग्रेटर देन 8 वोल्ट, यानी कि 8 वोल्ट से ज़्यादा जब वोल्टेज होता है तब हमारा जो ब्रेकडाउन होता है वो एवलांच ब्रेकडाउन कहलाता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया दोनों का, जेनर ब्रेकडाउन 5 to 8 वोल्ट और एवलांच ब्रेकडाउन 8 वोल्ट, ठीक है। चलिए जो दूसरा पॉइंट आता है, अब दूसरे पॉइंट में हम क्या देखते हैं, दूसरे पॉइंट में हम देखें, अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, वीआई करेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो अगर ब्रेकडाउन जेनर इफेक्ट की वजह से हो रहा है तो वो जो हमारा ब्रेकडाउन होगा, यानी कि अगर वीआई करेक्टरिस्टिक्स है, वीआई करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो जेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, बहुत ज़्यादा शार्प होता है। मतलब किस तरह से होता है, जैसे हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती है ये वाली, तो रिवर्स जो हम करेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो ये इस तरह से शार्प होता है एकदम, ये होता है हमारा जेनर इफेक्ट की वजह से, या जेनर ब्रेकडाउन जो होता है उसमें होता है, ठीक है। और अगर हम एवलांच ब्रेकडाउन की बात करें तो एवलांच ब्रेकडाउन हमारा किस तरह से होता है, ग्रेजुअली होता है, ऐसा नहीं कि एकदम इस तरह से हो जाएगा शार्प, ग्रेजुअली होता है, ठीक है। क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैं एक बार बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। जो जेनर ब्रेकडाउन के लिए है वो है वी आई करेक्टरिस्टिक्स विद द जेनर ब्रेकडाउन इज़ वेरी शार्प, ठीक है ना। वी आई करेक्टरिस्टिक्स विद जेनर ब्रेकडाउन इज़ वेरी शार्प। और अगर एवलांच ब्रेकडाउन की बात करें तो वी आई करेक्टरिस्टिक्स विद एवलांच ब्रेकडाउन इंक्रीज ग्रेजुअली, ठीक है, इंक्रीज ग्रेजुअली, उसमें शार्प होता है, इसमें ग्रेजुअली
इंक्रीज़ होता है। ठीक है, चलिए अगला 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अगर तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो अगर ब्रेक डाउन की बात करें, मैं फिर से लिख लेता हूँ, यहाँ पर हमारा जेनर है और यहाँ पर हमारा एवलांच है। ठीक है, तो जो इसका तीसरा पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज, अगर हम ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है हमारी, ये क्या होती है, डिक्रीज़ होती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं द ब्रेक डाउन वोल्टेज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि जनरल ब्रेक डाउन में अगर हम पॉइंट देखें तीसरा, तो क्या हो सकता है, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है ना। चलिए अगर एवलांच की बात करें तो एवलांच में इसका अपोजिट हो जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि जैसे हमारा जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा कब, जब हमारा अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज भी हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। आप 1-2 पॉइंट और देख सकते हैं, अगर बुक से ढूंढ लीजिए। 3 पॉइंट अभी मेरे को ध्यान में आ रहे हैं तो मैंने वो आपको बता दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है, देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल ये एक तरह से समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। यही न्यूमेरिकल नहीं, इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम न्यूमेरिकल्स की वीडियो लेके आएंगे तो मैं और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। अभी क्वेश्चन पेपर में अभी आप देखेंगे क्वेश्चन कई बार रिपीट होगा। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो 1-2 बार ये रिपीट हो जाएगा, ये मतलब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन और इस टाइप का और मिलते जुलते क्वेश्चन मैं आपको जब न्यूमेरिकल्स की वीडियो लेके आऊँगा तब करा दूंगा। ये वाला न्यूमेरिकल जो है या इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और बच्चे ज़्यादातर इसको छोड़ कर आते हैं, क्योंकि क्लास में अगर मैं समझाता हूँ तो क्लास में समझाने पर क्या होता है कि कुछ बच्चे आते हैं क्लास में, कुछ नहीं आते। जो आते हैं वो तो करके आ जाते हैं क्वेश्चन, जो क्लास में नहीं प्रेजेंट रहते वो उनको पता ही नहीं होता और वो समझ में नहीं आता। न्यूमेरिकल आता है तो देखते हैं कि अब क्या करना है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, क्योंकि 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए आप पहले अपनी कॉपी में, फिर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दूँगा ताकि फिर मैं एक साइड में प्लेन जगह होगी वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा सकूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, या चलिए मैं यहीं पे ऐसे ही करा लेता हूँ मिनिमाइज़ करके, तो और न्यूमेरिकल तो मुझे भी देखना है। चलिए यहाँ इधर अब साइड में करा दूँगा, अब दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अब न्यूमेरिकल क्या है हमारा। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डायनेमिक फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। मैंने आपको असाइनमेंट दिया था स्टार्टिंग में जब क्लासेस चल रही थी हमारी, क्या कि डायोड रेसिस्टेंस मैंने बताया भी था 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, डायनेमिक और स्टैटिक। ठीक है, तो वही उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसने दिया है न्यूमेरिकल, और ये इस रेसिस्टेंस से बेस्ड एक न्यूमेरिकल एग्जाम में देता ही है ज़्यादातर। ठीक है, कभी कभी नहीं आता वरना आता है, इंपॉर्टेंट है। तो डायनेमिक फॉरवर्ड रेसिस्टेंस की बात कर रहा है। वैसे डायनेमिक 2 रेसिस्टेंस हम यहाँ पर देखते हैं जब पढ़ते हैं थियोरेटिकली, एक फॉरवर्ड रेसिस्टेंस होता है और एक रिवर्स रेसिस्टेंस होता है। तो मैं दोनों के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी दोनों के लिए पूछ लेता है। ठीक है, तो अगर या रिवर्स पूछ ले, डायनेमिक रिवर्स रेसिस्टेंस, तो आप कोई सा भी हो दोनों करके आएँ, इसलिए मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर एक ही इसी क्वेश्चन से दोनों बन जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में बस थोड़ा सा चेंज आता है। तो अगर हम बात करें इस रेसिस्टेंस की, तो इसमें हमने क्या देखा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्या करना है, फॉरवर्ड रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉरवर्ड रेसिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब फॉरवर्ड रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर क्या है, जो आगे क्या दिया है इसने देख लेते हैं। क्या है कि वैन जंक्शन डायोड, वैन द अप्लाइड वोल्टेज इज, कितना है अप्लाइड वोल्टेज हमें दिया हुआ है, कितना है 0.8 वोल्ट एट द टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस एंड रिवर्स सैचुरेशन करंट 8 माइक्रो एम्पियर। यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट 8 माइक्रो एम्पियर दे रखी है। रिवर्स सैचुरेशन करंट हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे किसको, आई नॉट हम बोलते हैं। रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारा 8 माइक्रो एम्पियर दे रखा है। टेम्परेचर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, T 43 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो 43 डिग्री को हम क्या करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 273 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 273 ऐड कर देंगे इसमें, तो ऐड करने के बाद हमारा जो आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दे रखा है इसने, इसमें एक वोल्टेज दे रखा है। कितना वोल्टेज दे रखा है, इसको हम V से डिनोट कर लेते हैं। कितना है, 0.80 वोल्ट। ठीक है, तो ये तो हमारी जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो हमने नोट कर लिया। अब इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देखते चलिए आगे आगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, देखो सबसे पहले अब हमें ये क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये क्वेश्चन आप ध्यान से नोट कर लीजिए। जो दिया था वो नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें एक इसमें नीड होती है ईटा की। ईटा हमारा कितना होता है, देखिए हम ज़्यादातर ईटा को क्या करते हैं, ईटा को हम एज्यूम कर लेते हैं कितना, 1।
ज़्यादातर अगर आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो 1, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं तो हम उसको 1 एज्यूम कर लेते हैं। बट अगर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की अगर हम सिलिकॉन डायोड की अगर हम बात करें तो वो उसमें हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, ज़्यादातर 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो या तो 1 या 2 आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बुक में देखेंगे तो ज़्यादातर 1 ही मिलेगा या कहीं कहीं पर 2 भी मिलेगा, ठीक है। अगर सिलिकॉन की डायरेक्ट हम सिलिकॉन की अगर बात करते हैं तो उसके लिए ज़्यादातर हम 2 लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हमारा ईटा हो गया। दूसरी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है इसमें वीटी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। वीटी कितना होता है हमारा, वीटी होता है हमारा के टी, एक सेकेंड, के टी अपॉन क्यू। यहाँ से हम के टी अपॉन क्यू से कैलकुलेट करते हैं अपना वी टी, ठीक है। अब के कितना होता है, के हम जानते हैं सिंपली कितना होता है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। ये तो हमारा क्या होता है, के होता है। और टी हमारा कितना है, टी हमारा 43 दिया हुआ है डिग्री में, और इसमें मैंने कहा था इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें 273 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 316 हो जाएगा, यानी कि 316 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा के, तो हमारा था ये, और टी इसमें 316 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे क्यू से। क्यू कितना होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। ये तो आपको पता है, ये जो है ना ये दोनों कांस्टेंट है, ये भी पता है वैल्यू हमें और ये वाली वैल्यू भी हमें पता होती है, ठीक है। तो ये वाली नहीं, सॉरी 316 तो हमने निकाला है, ये नहीं, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू तो आपको याद ही करनी है, के की वैल्यू कितनी होती है, क्यू की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, आप कैलकुलेशन अपने आप कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, हमारा वी टी हो जाएगा, यानी कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने क्या क्या हमारे पास है, अब ईटा हमारे पास है, सपोज़ कीजिए 2 कर लिया या 1 कर लिया, जो भी आपने लिया। वी टी हमने कैलकुलेट कर लिया अभी जो भी आया, ठीक है। और वोल्टेज हमें दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.80 वोल्ट, ठीक, ये दिया हुआ है। ये हो गया। अब हमारा जो फॉरवर्ड रेसिस्टेंस होता है आर एफ, डायनेमिक फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ईटा वी टी अपॉन, आपने अगर असाइनमेंट किया होगा तो ये फॉर्मूला भी नोट किया होगा, आई नॉट ई टू द पावर वी एफ, या वी लिख लेते हैं इसको खाली, जो ये दिया हुआ है वोल्टेज, ये वही वोल्टेज है ये जो दिया हुआ है, ठीक है। वी एफ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फॉरवर्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और वी एफ अपॉन ईटा वी टी, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए फॉरवर्ड के लिए। और रिवर्स की जब बात करते हैं, जैसे मैं बता रहा था कि रिवर्स के लिए भी बता दूंगा, क्योंकि इसमें तो फॉरवर्ड रेसिस्टेंस पूछा, अगर रिवर्स रेसिस्टेंस पूछेगा तो ई की जो पावर है ये ब्रैकेट लगाकर इसमें बाहर हम माइनस लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अगर माइनस में हम लिख लेते हैं तो रिवर्स वाला हो जाता है, ठीक है। आप फॉरवर्ड की बात चलिए तो फॉरवर्ड इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे, रिवर्स वाली मैं फॉरवर्ड वाली बता देता हूँ। तो ये वाली हमारी वैल्यूज़ हैं, हमने जो नोट कर ली, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ माइनस को, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब ईटा हमने 1 या 2 जो लिया है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, वी टी जो हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया है यहाँ पर पुट कर देंगे। आई नॉट यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 माइक्रो एम्पेयर, यानी कि माइक्रो एम्पेयर है, यानी कि उसको माइक्रो एम्पेयर को हम एम्पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ई की पावर वी एफ, वी एफ मतलब वी जो हमें वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 0.80 जो वोल्ट दिया था ये वोल्टेज, अपॉन ईटा हमने 1 या 2 जो लिया है वो, और वी टी जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, बस सिंपली कैलकुलेशन है इस न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया आपका, फॉरवर्ड रेसिस्टेंस आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है। और अगर रिवर्स पूछता है तो रिवर्स में यहाँ पर माइनस लगा के सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो पीछे जाइएगा, थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिएगा, पीछे करके जो फॉर्मूला लिखा था उसको पॉज कर लीजिए, वहाँ पर फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर कैलकुलेशन आप अपने से कर लीजिए, ठीक है। जब कैलकुलेशन कर लें तो आंसर मुझे या तो नीचे कमेंट कर देंगे इसी वीडियो में, या मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से आंसर भेजेंगे, ताकि मुझे पता लगे कि आप कर भी रहे हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व या नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसका न्यूमेरिकल के बाद, ये इसमें जैसे हमने न्यूमेरिकल यहाँ पर ये कर लिया है ना, तो इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन आता है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें सेक्शन ए में, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एलईडी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन वो प्रिंसिपल ऑपरेशन जो है एलईडी का, ये मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जब मैंने एलईडी पढ़ाया था तो उसमें देख लीजिए, बाकी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी के बेसिस पर हम उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 2 बैंड्स में हम उनको डिवाइड कर देते हैं, जिनको एक तो वैलेंस बैंड बोलते हैं, वैलेंस बैंड, और एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो 2 तरह के हम बैंड यूज़ करते हैं उसमें, या बैंड होते हैं मटेरियल्स में हमारे, तो वो कौन कौन से होते हैं, वैलेंस बैंड और
कंडक्शन बैंड। अब होता क्या है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग में कम एनर्जी रहती है इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो हम ये मानते हैं कि वो वैलेंस बैंड के अंदर है। और जो हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंच चुके हैं, यानी कि कंडक्शन बैंड में मूव कर चुके हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, जब उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो कंडक्शन बैंड में मूव कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में वैलेंस बैंड में होगा, तो जब हम उसको अपने मटेरियल को एनर्जी देते हैं, सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और इंक्रीज़ होने के बाद वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो यहाँ पर एक फ्री स्पेस रह जाता है जिसको हम होल बोलते हैं, और यहाँ पर जो ऑलरेडी होल था उस पर आकर उसकी जगह ले लेता है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हम बोलते हैं कि होल की जगह ले ली उसने, तो यानी होल के साथ वो कंबाइन हो चुका है। ठीक है, तो अब जैसे ही कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, तो उसके बाद क्या होता है हमारा, जब उसके पास एनर्जी होती है तो वो क्या करता है, मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, इधर उधर मूव करता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैटरिंग। ठीक, जब स्कैटरिंग करता है इलेक्ट्रॉन, तो जैसे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होता है, अपनी एनर्जी को रिड्यूस करने लग जाता है, यानी कि एनर्जी उसकी धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, जब कम होने लगती है एनर्जी, तो वो क्या करता है, फिर से धीरे धीरे वैलेंस बैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। जब मूव करता है तो यहाँ पर जो होल होता है उसकी जगह आकर ले लेता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिकम्बाइन करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, रिकम्बाइन हो जाता है। ठीक है, किसके साथ, होल के साथ। तो ये वाला प्रोसेस इधर वाला जो बताया, ये बताएं ना बताएं, बट ये वाला बताना जरूरी होता है। क्यों, आप देखिए आगे क्या होता है इसमें, जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पर जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिड्यूस कर रहा है, और यहाँ से जो हमारा कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, इसके बीच में जो गैप होता है इसको हम एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। इस बीच में जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कहीं होता है, तो वो अपनी बाकी की एनर्जी जो है, ताकि वैलेंस बैंड में पहुँच जाए, बाकी की रिमेनिंग एनर्जी जो है वो यहाँ पर लाइट की फॉर्म में रिड्यूस करता है, लाइट की फॉर्म में एमिट करता है। ठीक है, अपनी एनर्जी को। तो क्या होता है, जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है उस टाइम पे, जो अब कंडक्शन बैंड से जब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, तो एनर्जी बैंड गैप में अपनी जो रिमेनिंग एनर्जी होती है उसको क्या करता है, लाइट की फॉर्म में एमिट करता है। यहाँ पर एनर्जी रिड्यूस होती है, फिर रिड्यूस होती होती इतनी हो जाती है कि वो हमारा वैलेंस बैंड में पहुँच जाता है। तो यही जो प्रोसेस होता है हमारा इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस कहलाता है, या इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल कहलाता है, जिस पर हमारी एलईडी वर्क करती है। ठीक है, तो जो एलईडी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल ही कहलाता है, या इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस से पूछे या एलईडी का प्रिंसिपल पूछे तो वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। पीडीएफ में भी है आपके पास, पीडीएफ में आप देख लीजिए उसकी थ्योरी पूरी, और बाकी समझना चाहते हैं और डिटेल में, तो वो जो मैंने पढ़ाया है उसमें आप देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, रिलेशन किसका है, ये अल्फा एंड बीटा का। ये भी मैं आपको वीडियो में करा चुका हूँ, यूनिट 3 का है ये। ठीक है, कौन सी यूनिट का है, 3 का। ये तो हमारी सेकंड यूनिट का है, ये क्वेश्चन हमारा यूनिट 3 का है। ट्रांजिस्टर वाली जो यूनिट है उसमें मैंने करंट गेन रिलेशन पढ़ाया था। ठीक है, तो करंट गेन रिलेशन जो है वही हमारा अल्फा बीटा ही करंट गेन होते हैं हमारे। ठीक है, तो उन्हीं का जो रिलेशन है वही हमारा क्या कहलाता है, ये करंट गेन रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अल्फा जो है हमारा वो आपको पता ही है, कॉमन बेस के लिए यूज़ करते हैं हम करंट गेन जो होता है, और कॉमन एमीटर के लिए बीटा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा सिंपल सा डेरिवेशन है, ये मैंने 3rd यूनिट के स्टार्टिंग में ही जो कराई थी वीडियो उसमें कराया था आपको, और इसमें भी मैं बता देता हूँ आपको फिर भी थोड़ा सा क्या है। देखिए, हमारा जो करंट का रिलेशन होता है ट्रांजिस्टर में वो होता है हमारा I = IB + IC। ठीक है, IB + IC। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन में हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, हमें पता है अल्फ़ा का, हमें पता है बीटा का, हमें पता है। अल्फ़ा एक्चुअल में क्या होता है, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें, तो अल्फ़ा = होता है IC अपॉन कितना होता है, IC अपॉन I, यानी कि एमीटर कलेक्टर करंट टू द एमीटर करंट रेशियो होता है। ठीक है, ऐसी अगर बीटा की बात करें तो बीटा कितना होता है ये नोट कर लीजिए आप, फिर मैं इनको मिटा दूंगा, फिर मैं डेरिवेशन आगे बताऊंगा। बीटा होता है हमारा IC अपॉन कितना होता है, IC अपॉन IB। ठीक है, ये दोनों फार्मूले होते हैं, और ये हमारी करंट का जो हमारा करंट आती है ट्रांजिस्टर में वो करंट होती है। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा I = कितना था करंट, I = IB + IC होती है। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है, किससे, IC से। जब IC से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, I अपॉन IC प्लस वो = IB अपॉन IC + 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब हमें पता है ये जो हमारा है I अपॉन IC, अभी हमने देखा I अपॉन IC कितना होता है, 1 अपॉन अल्फ़ा के इक्वल होता है, क्योंकि अल्फ़ा = कितना होता है, IC अपॉन I, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन अल्फ़ा के। ऐसे ही हमारा जो बीटा होता है वो IC अपॉन IB होता है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन बीटा के इक्वल कितना हो गया, 1। ठीक है, तो यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फिर से क्या, एक सेकेंड,
1 अपॉन एल्फ़ा इक्वस टू 1 अपॉन बीटा हो जाएगा प्लस 1, ये हो गया। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वस टू कितना हो जाएगा हमारा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो ये हमारा अल्फ़ा बीटा में रिलेशन आ गया। और बीटा इक्वस टू कितना हो जाएगा, अगर इसी में बीटा देखें हम तो अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा बीटा का हमारा रिलेशन आ गया। दोनों ही आप बता सकते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन में करना था, ठीक है, 2 नंबर के। बाकी आप डिटेल में देखना चाहें तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं, इसलिए आप देख लेंगे। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ वो वीडियो का लिंक तो आप उसमें से देख लीजिए। मैं इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी जो ऐसी वीडियोज़ हैं उनका मैं लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, इस वाली वीडियो का। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि द थिकनेस ऑफ बेस, क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ बेस इज़ टिपिकली स्मॉलर देन एमीटर एंड कलेक्टर। तो जैसा आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा था, जैसे मैंने आपको ट्रांजिस्टर पढ़ाया था, तो उसमें ट्रांजिस्टर में क्या था, जो हमारी थिकनेस होती है किसकी, एमीटर, बेस और कलेक्टर, तीनों की डिफरेंट्स होती हैं, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। चलिए कोई बात नहीं, तो ये पढ़ा था। तो इसमें क्या था कि जो एमीटर की होती है वो मॉडरेट होती है, बट वो डोपिंग जो है उसकी सबसे ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, बेस की जो थिकनेस होती है वो हमारी सबसे लाइट होती है, मिनिमम होती है थिकनेस, होती है एकदम थिकनेस, मतलब सबसे स्मॉलर होती है, और जो डोपिंग है वो भी सबसे ज़्यादा स्मॉलर होती है, ठीक है। और जो हमने कलेक्टर पढ़ा था उसकी जो थिकनेस होती है वो सबसे ज़्यादा वाइडर होती है, यानी सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है, और जो वो होती है डोपिंग वो मॉडरेट होती है उसमें, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या होता है। जो बेस रीजन है हमारे ट्रांजिस्टर का वो स्मॉल होता है और लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है, इसलिए हम इसमें हमने देखा था ट्रांजिस्टर में। तो वो क्या करता है, इस वजह से जो है हमारे इलेक्ट्रॉन जो या इंजेक्टेड चार्ज हैं, हमारे चार्ज कैरियर्स हैं, यानी कि मैं आपको एक बार बना के बता देता हूँ। ये देखिए इस तरह से होता है, ठीक है। तो जो यहाँ से इंजेक्ट हो रहे हैं हमारे चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, वो क्या करता है, ये लाइटली डोप्ड होने की वजह से और स्मॉलर साइज होने की वजह से ये इधर ट्रांसफ़र कर देता है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, जो भी हमारे उस टाइम पे कैरियर्स हम यूज़ कर रहे हैं या जो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और कलेक्टर क्या करता है, उनको कलेक्ट कर लेता है। अगर इसका साइज़ वाइडर कर देते तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल्स का कॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है और करंट हमारी यहाँ पर आई भी ज़्यादा फ्लो हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ताकि हमारे कैरियर ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर में पास हों, तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो स्मॉलर रखते हैं। तो स्मॉलर विड्थ होने की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ़ कैरियर्स ज़्यादा इंजेक्टेड होते हैं हमारे कलेक्टर में, एमीटर से, ठीक है। और जो थोड़े से माइनर से, यानी कि लगभग 5%, वो क्या होते हैं, वो हमारे 5% कंबाइन हो जाते हैं इसमें जो कैरियर्स होते हैं उनसे, और यहाँ पर इस तरफ एक करंट हमारी फ्लो हो जाती है इससे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन FET एज अ वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टर। तो जो FET हमने पढ़ा है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है BJT, वो हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, ठीक है ना। और जो हमारा FET होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। क्यों, क्योंकि जो BJT है या जो हमारा BJT है उसमें जो करंट है, मतलब करंट कंट्रोल डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है वो इनपुट करंट पर डिपेंड करता है। ऐसी सेम जब FET की बात करते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, तो जो उसमें उसका आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है वो इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम JFET ही ले लें, तो JFET में हमने देखा था, यहाँ पर हम गेट टू सोर्स वोल्टेज यूज़ करते हैं, यहाँ पर सोर्स होता है, और यहाँ पर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज यूज़ करते हैं। ये हमारा ड्रेन होता है, ये सोर्स होता है, और ये गेट होता है। तो हमारा जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी जो आउटपुट करंट भी होती है, वो इस गेट टू सोर्स वोल्टेज पर डिपेंड करती है, इनपुट वोल्टेज पर, ठीक है। अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट घटती है या बढ़ती है, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है JFET में भी और MOSFET में भी, आप वीडियोज़ देख लेंगे। और अगर इसको हम कम करते हैं तो ये घटती है बढ़ती, जो भी होता है डिफरेंट होता है सभी में अलग अलग, ठीक है। तो आप देख लीजिए, तो यानी कि इसकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स इनपुट पे वेरी कर रही है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज पे। तो इसकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए इनपुट को हमें वेरी करना पड़ा है। तो इसलिए हम FET को क्या बोल देते हैं, FET हमारा वो एज ए वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टर की तरह वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि इसका वोल्टेज हमारा वेरी करता रहता है। यानी वोल्टेज वेरी करने से हमारा इसके रेसिस्टर की एक तरह से वैल्यू वेरी होती है, जिससे हमारा करंट घटता है या बढ़ता रहता है, ठीक है। यानी कि इनपुट वोल्टेज से हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन, ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है OP-Amp का, ठीक है। OP-Amp का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, ध्यान से, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको समझ लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ डिफरेंशियल गेन दिया हुआ है 10⁻², ठीक है, कोई बात नहीं। आगे क्या दिया हुआ है, एंड CMRR 80 dB, ठीक है, कोई बात नहीं।
आगे क्या दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेजेस दी हुई हैं V1 एंड V2। ठीक, तो सबसे पहली बात तो आप ये देख लीजिए, इसमें एक मिस्टेक है। क्या वोल्टेज दिया है, V1 दिया हुआ है 100 मिली एम्पियर नहीं है, मिली वोल्ट होगा। और 60 माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर नहीं, माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है तो माइक्रो वोल्ट होगा। और ये माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, ये भी माइक्रो वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये V2 होगा। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें दिया क्या क्या है। आपने अगर मेरी ओपैम्प वाली वीडियोस देखी होंगी तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले डिफरेंशियल गेन दे रखा है, डिफरेंशियल गेन को हम AD से डिनोट करते हैं। AD कितना दिया हुआ है, 10⁻², कोई बात नहीं। CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है, ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। कितना दिया हुआ है, 80 dB। ठीक है, कोई बात नहीं, dB में दिया हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर जो V1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है 100 वोल्ट, माइक्रो वोल्ट। और V2 कितना दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है हमें 60 माइक्रो वोल्ट। ठीक है, ये चीज़ें हमारी दी हुई हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ये नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें जाननी होती हैं। सबसे पहले हमारा VID जो डिफरेंशियल वोल्टेज होता है वो कितना होता है, V1 माइनस V2 होता है। ठीक है, तो V1 माइनस V2 देखें तो V1 हमें 100 दिया हुआ है, V2 हमें 60 दिया हुआ है, तो कितना बचेगा 40। ठीक है, तो 40 माइक्रो वोल्ट हो गया डिफरेंशियल वोल्टेज। ठीक है, डिफरेंशियल गेन दे रखा है, मैं डिफरेंशियल वोल्टेज नहीं दिया हुआ था। VID यानी कि V1 माइनस V2 हमने देखा है जब डेरिवेशन किए थे। ऐसे ही हमारा कॉमन मोड वोल्टेज जो होता है VCM, उसको हम कहाँ से डिनोट करते हैं, वो होता है हमारा VCM जो होता है हमारा कॉमन मोड वोल्टेज होता है, वो कितना होता है ये VCM, एक सेकेंड, VCM इक्वस टू होता है V1 प्लस V2 अपॉन 2 होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वो तो होता है V1 माइनस V2 VID यानी कि डिफरेंशियल वोल्टेज। और कॉमन मोड वोल्टेज कितना होता है, V1 प्लस V2 यानी कि, तो V1 हमारा कितना दिया हुआ है 100 और V2 कितना दिया हुआ है 60 अपॉन 2 यानी कि 160 अपॉन 2 यानी कि कितना हो जाएगा 80 हमारा क्या हो गया, ये 80 माइक्रो वोल्ट। ये हो गया हमारा VCM। यानी कि हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास VID हो गया, हमारे पास VCM हो गया। ठीक है, हमने ये चीज़ें कैलकुलेट कर ली। हमें क्या क्या दिया हुआ है, AID हमें दिया हुआ है, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। ठीक है, यानी कितना दिया हुआ है 10⁻²। और हमें क्या दिया हुआ है, CMRR दिया हुआ है। CMRR कितना दिया हुआ है हमें 80 dB। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, V1 V2 दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा, अब हमें क्या निकालना है, हमारा जो डायरेक्ट फार्मूला होता है। अब हमें क्या है, आउटपुट वोल्टेज निकालनी। तो आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए जो फार्मूला होता है V आउटपुट, वो कितना होता है, वो होता है AID इंटू VID प्लस ACM इंटू VCM। तो यानी कि हमारे पास VID है, VCM है, AID है। भाई हमारे पास ACM नहीं है, तो ACM कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा CMRR का जो ये DB में दिया हुआ है ना CMRR, तो वो DB वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यूज़ कैसे करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। हमारा पता है CMRR इक्वस टू कितना होता है, CMRR इक्वस टू होता है 20 log बेस 10 AID अपॉन ACM। ये होता है, हमने पढ़ा है। हमें ACM कैलकुलेट करना है। यहाँ से CMRR 80 दिया हुआ है हमें। ठीक है, इक्वस टू 20 लॉग, और AID कितना दिया हुआ है हमें, AID 100 दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी 10⁻² कितना हो गया, 100 हो गया, अपॉन ACM। ठीक है, ACM यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेना आप। कैलकुलेट करके जो ACM आएगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। ACM जो आएगा वो आएगा 10⁻²। ये आ गया। बस अब हमें क्या निकालना था, V आउटपुट, एक सेकेंड, V आउटपुट इक्वस टू कितना था हमारा, AID इंटू VID प्लस ACM इंटू VCM। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए सारी वैल्यू और ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ओपैम्प। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया, आपको वीडियो लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है इसको। बस क्या है, देखिए आइडियल ओपैम्प की पूछिए तो कुछ नहीं, बस कुछ वैल्यूज़ हमें बतानी होती हैं, वो वैल्यूज़ याद रखिए। कैसे, जैसे वोल्टेज गेन कितना होता है, वोल्टेज गेन हमारा इनफाइनाइट होता है। इनपुट रेसिस्टेंस हमारा कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। आउटपुट रेसिस्टेंस हमारा 0 होता है। बैंडविड्थ हमारी इनफाइनाइट होती है। CMRR इनफाइनाइट होता है। स्लू रेट इनफाइनाइट होता है। और PSRR 0 होता है। बस ये सारी 5-7 आप याद कर लीजिए, बस यही नोट करके आनी है, उसमें लिख के आनी है। बस ये मैंने टेबल दिखाई थी आपको, उसमें वीडियो में आप देख लीजिए जाकर। ठीक है, 4th यूनिट का ही टॉपिक है अभी। ठीक, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद कह रखा है स्टेट द एडवांटेज ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ओवर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये आप देखिए बहुत ईजिली बता सकते हैं कि जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी क्या क्या एडवांटेज है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में। अगर देखें तो यूनिट 5th का आपका ये टॉपिक है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। आपने उसमें पढ़े हैं डिजिटल वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, CRO,
तो उसी का ही ये क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर पूछा कई बार गया है। तो जैसे इसमें कह सकते हैं कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की जो स्पीड है वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, यानी कि स्पीड सही होती है। दूसरा ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, यानी कि एक्यूरेट आंसर मिल जाता है हमें उससे, रीडिंग एक्यूरेट हम नोट कर सकते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है कि इसमें हम ये कर सकते हैं कि गुड स्टेबिलिटी होती है, यानी कि स्टेबल ज़्यादा होते हैं हमारे ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हैं। और साथ में ये भी कह सकते हैं कि इजी टू कैरी होते हैं, ठीक है, स्मॉलर साइज़ में अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरह की आप 4-5 एडवांटेजेस देख लीजिए, लिख लिए ना, और सफिशिएंट है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये सेक्शन ए का, ये आपके सिलेबस में इस बार है नहीं यूनिट, ठीक है। जब फर्स्ट ईयर में था तो ये 5th यूनिट उस टाइम पे अलग थी, वो थी कम्युनिकेशन की यूनिट थी। तो उसका क्वेश्चन है गिव एडवांटेज ऑफ FM ओवर AM, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए आपको इसको करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये अब यूनिट सिलेबस में से हटा दी गई है। तो ये हमारा सेक्शन ए जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन बी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और नोट्स बनाते चलिए, इनके भी नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम के टाइम पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर प्रीवियस ईयर के 5-6 क्वेश्चन पेपर भी करके चले जाएंगे ना, तो भी आप बहुत ईजिली तो पास हो जाएंगे। अच्छे नंबरों से पास होना है तो बाकी सारी वीडियोज़ भी देख लीजिए, थ्योरेटिकली पढ़ लीजिए, तो और अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब ये सॉल्यूशन भी हो जाएगा आपके पास सारे पेपर्स का। और जो मैंने बताया वो आप उन PDF को देख लीजिए या उन वीडियोस को देख लीजिए जिन जिन वीडियोस की मैंने बात की। हो सकता है तो मैं कुछ वीडियोस के डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दूंगा, आप उनमें देख लेना जाकर, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके।